हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 28 जुलाई 2024 और हम बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन हो, उसकी कोई भी वीडियो हो, कोई भी उसका नोटिफिकेशन हो, वो आप तक तुरंत पहुँच सके। और आगामी यूपीपी का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है, यूपीपी का जो एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो उसके लिए आप करंट अफेयर्स के जितने भी वीडियो हैं उन सब पर रेगुलरिटी बनाए रखिए। वो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। चलिए शुरू करते हैं हम आज के सबसे पहले प्रश्न के साथ। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में सीआरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? यानी आप लोग सीआरपीएफ तो जानते ही होंगे, तो हाल ही में जो सीआरपीएफ है इसका स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 12 जुलाई, बी ऑप्शन है 13 जुलाई, सी ऑप्शन है 27 जुलाई और डी ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, तो डी ऑप्शन हम रख लेते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर कर लेते हैं 28 जुलाई। डी ऑप्शन है 28 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 27 जुलाई को सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। आगे हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 जुलाई सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि जो सीआरपीएफ होता है इसका फुल फॉर्म होता है सीआरपीएफ। जो सीआरपीएफ होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कि इसका स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया जाता है, सीआरपीएफ। तो इसका स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया जाता है। आगे हम बात करें तो प्रत्येक वर्ष 27 जुलाई को सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसकी जो स्थापना है सीआरपीएफ की, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी, यानी 1939 27 जुलाई को हुई थी, इसीलिए 27 जुलाई के दिन ही सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आगे हम बात करें तो जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है, इसकी स्थापना जो 27 जुलाई 1939 को हुई थी, ये क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी। यानी कि किस रूप में? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, जो कि 1939 में इसकी जो स्थापना हुई थी वो इसके तहत की गई थी। फिर बाद में धीरे धीरे इसका जो स्वरूप है वो बदल करके सीआरपीएफ के रूप में कर दिया गया। बात करें आज़ादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा इस बल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नाम दिया गया। यानी कि पहले जो इसका नाम था, जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था, लेकिन 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा इस बल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नाम दे दिया गया था। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया? यानी कि अब उस राज्य को अगर आप जाएंगे तो आप अपने साथ में एक थैला लेकर के जाएंगे जिसमें कचरा भरेंगे आप, यानी आप वहाँ पर कचरा ऐसे इधर उधर नहीं फेंक सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी पहल कह सकते हैं, बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है कि जो पर्यटक बाहर से जाएंगे, पर्यटक जो अपना वाहन लेकर के जाएंगे, तो उनके लिए, जो पर्यटक होंगे उनके लिए वो कचरा बैग लेकर के जाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ऐसा कौन सा राज्य है? तो ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है सिक्किम और डी ऑप्शन है केरल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो सिक्किम राज्य है उसने क्या किया है कि पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। आगे अगर हम बात करें तो सिक्किम में पर्यटक वाहनों में कचरा फेंकने की थैलियां रखना अनिवार्य होगा। यानी कि जो भी पर्यटक आएंगे वहां पर, तो जो गाड़ियां होंगी, जो भी वाहन होंगे, उनमें कचरा फेंकने के लिए थैलियां रखी होंगी ताकि जो भी पर्यटक हों उन पर्यटक स्थलों पर और उस राज्य के अंदर किसी भी प्रकार का कोई कचरा ना फैलाने पाए और वहीं उस थैली में कचरा रख सके। बात करें तो यह इसकी जो शुरुआत है किस लिए की गई, इसका उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरणीय स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। यानी कि यह निर्णय जो है वो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। आगे हम बात करें अगर, तो जो सिक्किम की आबादी है वो 6 लाख से अधिक है। यानी कि जो सिक्किम की जनसंख्या है वर्तमान में, तो वह 6 लाख से अधिक है और हर साल लगभग 20 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं। यानी पर्यटक आने की जो संख्या है वो लगभग 20 लाख होती है प्रत्येक वर्ष। तो इस कारण से यह निर्णय लिया गया है कि अब जो भी पर्यटक आएंगे, पर्यटक वाहन होंगे,
उनमें कचरा फेंकने की जो थैलियां हैं वो रखना अनिवार्य होगा। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है जो सिक्किम है उसकी राजधानी है गंगटोक, यानी कि उसकी राजधानी गंगटोक होती है सिक्किम की। वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग जो मुख्यमंत्री हैं, और इसका स्थापना दिवस है सिक्किम का वो 16 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 16 मई 1975 को सिक्किम की स्थापना हुई थी, सिक्किम राज्य के रूप में आया था। तो उसी दिन को देखते हुए 16 मई को स्थापना दिवस मनाया जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च किया, यानी कि जो महिला पहलवान है, महिला रेसलर हैं, इनके लिए किसने रेसल फॉर ग्लोरी जो कार्यक्रम है यह लॉन्च किया है? तो ए ऑप्शन है एसबीआई बैंक, बी ऑप्शन है इंडसइंड बैंक, सी ऑप्शन है बंधन बैंक और डी ऑप्शन है यस बैंक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो इंडसइंड बैंक है इसने क्या किया है, महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च किया हुआ है। आप यहां पे देख सकते हैं इंडसइंड बैंक है, और इंडसइंड बैंक लॉन्चेस रेसल फॉर ग्लोरी प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विथ इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट। आप यहाँ पे आर्टिकल भी देख सकते हैं। तो अगले बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। तो इंडसइंड बैंक ने महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए रेसल फॉर ग्लोरी जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की हुई है। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वह भारत भर की 50% जो महिला पहलवान हैं उनको IAIS में कोचिंग के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति के साथ सशक्त बनाना है। यानी कि 50% जो 50 प्रतिभाशाली महिला हैं, जो भी 50% प्रतिभाशाली महिला हैं भारत भर की, जो कि महिला पहलवान हैं, महिला रेसलर हैं, इनको कोचिंग के लिए IAIS में कोचिंग के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति इनको दी जाएगी। जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेम्स होते हैं उन सभी में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सके, इनके लिए जो इंडसइंड बैंक है इसने क्या किया हुआ है कि भारत भर की 50 प्रतिभाशाली महिला पहलवानों के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति के लिए इनको सशक्त बनाएगा। तो इसके लिए इसने रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम शुरू किया हुआ है, इस कार्यक्रम को लॉन्च किया हुआ है। बात करें इंडसइंड बैंक की जो स्थापना है वह 1994 में हुई थी। इसके संस्थापक हैं SP हिंदुजा, यानी कि हिंदुजा ग्रुप जो है उसी का यह बैंक है, और इसका जो मुख्यालय है यह मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किरण पहल ने वर्षों में ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? यानी कि जो किरण पहल हैं इन्होंने वारसो में आयोजित हो रहा है ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता, तो इसमें इन्होंने कौन सा पदक जीता हुआ है? तो ए ऑप्शन है कांस्य, बी ऑप्शन है स्वर्ण, सी ऑप्शन है रजत और डी ऑप्शन है ए एंड बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो किरण पहल हैं इन्होंने वर्षों में जो ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता है उसमें स्वर्ण पदक जीता हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये किरण पहल जी हैं, और इन्होंने महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। यानी कि जो महिलाओं की 200 मीटर की दौड़ होती है, 200 मीटर की जो स्पर्धा होती है उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। जो यह कार्यक्रम है, जो यह खेल है, जो ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता है, यह पोलैंड की राजधानी वर्साई में आयोजित हो रही है। आयोजन पूछा जाएगा, आयोजन जरूर पूछा जाता है, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे अगर बात करें महिलाओं की जो 100 मीटर की बाधा दौड़ है उसमें ज्योति याराजी दूसरे स्थान पर रही, यानी कि 100 मीटर की बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ये दूसरे स्थान पर रही। पुरुषों की 400 मीटर स्पर्धा में राजेश रमेश ने स्वर्ण जीता, यानी कि इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है पुरुष कैटेगरी में। और आगे अगर बात करें तो ज्योतिका दांडी हैं, इन्होंने महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण हासिल किया है, यानी इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता हुआ है। तो इस जो प्रतियोगिता हुई है इसमें स्वर्ण काफ़ी ज़्यादा मिले हुए हैं, जिनमें से 200 मीटर की स्पर्धा में किरण पहल हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। पुरुषों की 400 मीटर स्पर्धा में राजेश रमेश ने स्वर्ण पदक जीता है, और ज्योतिका दांडी जी जो हैं इन्होंने महिलाओं की 400 मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के कलाकार फोला डेविड ने किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित सबसे बड़ा चित्र बनाया है? यानी कि जो फोला डेविड हैं इन्होंने किसी व्यक्ति के द्वारा अपने हाथों से बनाया गया सबसे बड़ा चित्र बनाया हुआ है, और यह किस देश के रहने वाले हैं? तो ए ऑप्शन है अर्जेंटीना, बी ऑप्शन है ब्राजील, सी ऑप्शन है नाइजीरिया और डी ऑप्शन है पेरू। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो फोला डेविड हैं ये नाइजीरिया के रहने वाले हैं, और इन्होंने किसी व्यक्ति के द्वारा निर्मित सबसे बड़ा चित्र बनाया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं
ये सबसे बड़ा चित्र इन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें 2 हाथ हैं और उन 2 हाथों में नाइजीरिया का जो नक्शा है, नाइजीरिया का जो मैप है वो दर्शाया गया है। आगे अगर हम बात करें तो नाइजीरिया के जो फोला डेविड हैं, इन्होंने किसी व्यक्ति के द्वारा निर्मित सबसे बड़ा चित्र बनाया हुआ है। 1050 वर्ग मीटर की विविधता में एकता कलाकृति यह जो है, जिसमें नाइजीरिया का मानचित्र पकड़े 2 विशाल हाथों की छवि है। हमने अभी चित्र में दिखाया भी कि 2 हाथ हैं, वो नाइजीरिया का मानचित्र या नाइजीरिया का जो मैप है वो पकड़े हुए हैं, यही इसकी छवि है जो इन्होंने बनाई हुई है, जो कि 1050 वर्ग मीटर की है। बात करें नाइजीरिया की, तो नाइजीरिया की जो राजधानी है वह अबूजा होती है। नाइजीरिया की जो राजधानी है वो अबूजा होती है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के चराई देव मैदान को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया है? यानी कि जो चराई देव मैदान वो किस राज्य में स्थित है जो कि यूनेस्को के द्वारा उसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है मणिपुर और डी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम राज्य के चराई देव मैदान को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको नामित कर लिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही चराई देव मैदान है और इसी को ही यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया है। बात करें तो ये जो चराई देव मैदान है ये होते क्या हैं? तो असम के जिले में स्थित मोइदाम शाही कब्र स्थल है। यह ताई अहोम राजवंश के शाही परिजनों की कब्रें हैं, जिनकी संरचना पिरामिड जैसी दिखती है। यानी कि जो चराई देव मैदान है ये कब्र हैं जो कि ताई अहोम एक राजवंश था, उन्हीं के जो शाही परिजन थे उनकी कब्रें थी, उनको यहाँ पर दफनाया गया था। इसी को चराई देव मैदान बोलते हैं और इसी को ही यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। बात करें तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला यह असम का तीसरा और भारत का 43वां यूनेस्को विरासत स्थल है। यानी कि असम की बात की जाए तो असम का यह तीसरा स्थल है और भारत का यह 43वां यूनेस्को विरासत स्थल है। यानी कि अब भारत में टोटल 43 यूनेस्को विरासत स्थल हो गए हैं। बात करें तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत 43 स्थलों के साथ 6ठे स्थान पर है। यानी कि 6ठे स्थान पर कौन है? 6ठे स्थान पर भारत है। अगर 42वें विश्व यूनेस्को स्थल की बात करें तो 42वां बेल्लूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के जो होयसल मंदिर हैं, ये जो कि कर्नाटक में स्थित हैं, इनको 2023 में शामिल किया गया था। यानी 42वां बना था सोमनाथ के होयसल मंदिर जो 2023 में, और 41वां शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है, यह भी 2023 में शामिल किया गया था। यानी 2023 में 2 स्थलों को शामिल किया गया था, 41वें और 42वें, और अब जाकर के 43वां स्थल जो है जो कि असम का है उसको शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने BECIL के CMD का पदभार ग्रहण किया है? तो ए ऑप्शन है कमोडोर DK मुरली, बी ऑप्शन है अमित माधवन, सी ऑप्शन है अमिताभ किशोर और डी ऑप्शन है कर्नल हर्ष छब्बर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कमोडोर DK मुरली जो हैं इनको BECIL के CMD का पदभार ग्रहण किया गया है, इनको यह पदभार मिला हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो कमोडोर DK मुरली जो हैं ये BECIL के CMD का इनको पदभार दिया गया है और कमोडोर DK मुरली ये भारतीय नौसेना के रिटायर्ड हैं, पहले भारतीय नौसेना में थे जो कि अब रिटायर्ड हो चुके हैं। इन्होंने ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड यानी कि BECIL का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, इसके ये अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं या इनको इस पद पर इनका पदभार ग्रहण किया गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में क्रिस्टियन मिशेल को किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में संसद से मंजूरी मिल गई है? यानी कि जो क्रिस्टियन मिशेल हैं इनको प्रधानमंत्री के रूप में संसद से मंजूरी मिल गई है और मंजूरी मिलने के बाद ये उस देश के अब नए प्रधानमंत्री होंगे। तो ए ऑप्शन है ब्राजील, बी ऑप्शन है इथोपिया, सी ऑप्शन है एस्टोनिया और डी ऑप्शन है पेरू। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एस्टोनिया देश के क्रिस्टियन मिशेल जो हैं ये अब नए प्रधानमंत्री होंगे और इनको संसद से मंजूरी भी मिल गई है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यही है क्रिस्टियन मिशेल। और जो ये पहले जलवायु मंत्री थे, यानी इससे पूर्व ये जलवायु मंत्री थे क्रिस्टियन मिशेल, इनको देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में एस्टोनिया की संसद से मंजूरी मिल गई है और अब ये एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त होंगे। बात करें इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे
जो क्रिस्टियन मिशेल हैं ये काजा कैलाश की जगह लेंगे, क्योंकि इनसे पहले यही प्रधानमंत्री थे। और जो काजा कैलाश हैं इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था, यानी प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि जो काजा कैलाश हैं इनको हाल ही में यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख नियुक्त किया गया है, इसीलिए इन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। और अब इस पद पर क्रिस्टियन मिशेल अब अगले प्रधानमंत्री होंगे। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन प्ले स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने, यानी कि जो प्ले स्पोर्ट्स है इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं। तो ए ऑप्शन है मैरी कॉम, बी ऑप्शन है सानिया मिर्जा, सी ऑप्शन है रणविजय सिन्हा और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा, इन तीनों लोगों को प्ले स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, या प्ले स्टोर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आप यहाँ पे आर्टिकल में देख भी सकते हैं, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम एंड रणविजय सिन्हा ज्वाइन प्ले स्पोर्ट्स एज ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ये नियुक्त किए गए हैं। आगे अगर हम बात करें तो सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और टीवी होस्ट, यानी कि टीवी के जो होस्ट हैं, टीवी के जो अभिनेता हैं रणविजय सिन्हा, इनको प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिए गए हैं, इनको बनाया गया है। प्ले स्पोर्ट का जो उद्देश्य है वह पहले चरण में दिल्ली एनसीआर और जयपुर के स्कूलों और समाज में खेल अवसंरचना और प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार करना है, यानी कि जो भी दिल्ली एनसीआर और जयपुर के स्कूलों और समाज में जो खेल अवसंरचना है, खेल को लेकर के जो धारणाएं हैं उनको सुधारना है और प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्रशिक्षण की जो सुविधाएं होती हैं उन सुविधाओं को सुधारना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और टीवी होस्ट जो रणविजय सिन्हा हैं इनको प्ले स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे बात करें अगर मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम के बारे में, तो यह 6 बार की विश्व चैंपियन है और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भी हैं, यानी 6 बार की ये विश्व चैंपियन रह चुकी हैं और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता हैं। 6 बार की विश्व चैंपियन रहना कोई आसान बात नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अनुभवी खिलाड़ी हैं और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भी हैं। नेक्स्ट अगर बात करें सानिया मिर्जा की, तो 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता हैं, यानी कि ये 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता हैं और महिला युगल में, यानी महिला का जो युगल खेल होता है उसमें ये पूर्व विश्व नंबर 1 है, यानी कि पूर्व ये वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पर ये रह चुकी हैं महिला युगल में और 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता भी हैं सानिया मिर्जा। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी FAO की इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन शीर्ष पर रहा, यानी कि FAO की जो रिपोर्ट जारी हुई, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट जारी हुई उसके अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन शीर्ष पर रहा, यानी कि किस देश में जो वन क्षेत्र है उसमें विस्तार हुआ है, ग्लोबली उसका विस्तार हुआ है। तो ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है श्रीलंका और डी ऑप्शन है साउथ अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो चीन है वह वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में फर्स्ट पोजीशन पर रहा है, यानी कि प्रथम पोजीशन इसने हासिल की हुई है। आगे अगर बात करें तो वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में चीन शीर्ष पर है, यानी शीर्ष पर है इस रिपोर्ट में। चीन जो है वो 1,09,37,000 हेक्टेयर की प्रभावशाली वृद्धि के साथ सूची में सबसे ऊपर है, यानी चीन जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है। अगर बात करें 2010 से 2020 तक हर साल 266,000 हेक्टेयर की वृद्धि हुई भारत में, यानी ये भारत की बात की जा रही है कि भारत में 2010 से लगा करके 2020 तक हर साल 266,000 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है और भारत जो है वह वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में शीर्ष 10 देशों में तीसरे स्थान पर है, यानी कि भारत की जो पोजीशन है वो थर्ड पोजीशन आई हुई है, जबकि जो चाइना है वो फर्स्ट पोजीशन पर बना हुआ है। आगे अगर बात करें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO की, तो ये इसकी स्थापना है वो 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो रोम इटली में इसका मुख्यालय है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि बहुत ज़्यादा चुनिंदा प्रश्न थे। आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इसके साथ साथ अगर वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव है, अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करें ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो उसमें हम और अच्छे तरीके से और बेहतर करने का हम प्रयास कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।